आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला की नेतन्याहू को चेतावनी, कहा अरेस्ट वारंट नहीं, नेतन्याहू को दी जाए फांसी। संभल में तशद्दुद, 4 नौजवान हलाक, जिले में इंटरनेट खिदमत 24 घंटे के लिए बंद। संभल में जामा मस्जिद को लेकर सियासी घमासान तेज, अपोजिशन लीडरान यूपी हुकूमत पर उठा रहे सवाल। जिया उर रहमान बर्क उठाएंगे पुलिस की बर्बरता का मुद्दा, असदुद्दीन ओवैसी बोले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कार्रवाई। वक्फ बिल पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बोले वक्फ को जिंदा रखना हमारा मजहबी मामला। मौलाना तौकीर रजा नहीं कर सके रामलीला मैदान में रैली, पुलिस ने मौलाना को घर में ही कर दिया नजरबंद। राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच बहस, ऐवान की कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी। स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर लगाए इल्जाम, कहा पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है। इलॉन मस्क ने की भारत में वोटिंग काउंटिंग की तारीफ, बोले कैलिफोर्निया में हफ्ते बाद भी गिनती जारी। इजराइल पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे हैं और वो अब चारों जानिब से बुरी तरह घिर चुका है। एक तरफ जहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट ने नेतन्याहू की नींदें उड़ा रखी थी, वहीं हिजबुल्लाह और दूसरे रेजिस्टेंस के लड़ाकों के मुसलसल हमलों ने उसे बेहाल कर दिया है। और इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी है। दरअसल आयतुल्ला खामनई ने कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इजरायली आका नेतन्याहू जो गजा और लेबनान में अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है, वो अब रफ्ता रफ्ता मौत के कुएं में गिरता जा रहा है। जो खाई उसने रेजिस्टेंस के लड़ाकों के लिए खोदी थी, उसी खाई में अब वो खुद गिर रहा है। एक लंबे अरसे के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी ने बड़ा बयान देते हुए नेतन्याहू को फिर हड़काया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनी ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया है, जिनके वारंट गिरफ्तारी गजा में हुकूमत की नस्ल कुशी के दरमियान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किए हैं। आयतुल्ला खामनी ने ईरानी बसीज रज़ाकार फोर्स के अरकान के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा कि आईसीसी के वारंट गिरफ्तारी काफी नहीं है, नेतन्याहू की सजाए मौत का हुक्म दिया जाना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने गजा और लेबनान में इजराइल की जारहियत का जिक्र करते हुए कहा कि घरों पर बमबारी फतह नहीं बल्कि एक जुर्म है। बताते चलें कि आईसीसी के जरिए जारी किए गए नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट के बाद करीब 124 मुल्क इजराइल पर भारी पड़े हैं, क्योंकि वारंट जारी किए जाने के बाद 124 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगर नेतन्याहू उनके सरजमीन में दाखिल होगा तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के इस मुतालबे और इस बयान के बाद नेतन्याहू अपने बचने की कौन सी तरकीब करेगा और छिपने के लिए कौन सी जगह तलाशेगा, क्योंकि सिंपैथी के नाम पर जुर्म अंजाम देने वालों को वाकई मौत की सजा ही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में जारी शाही जामा मस्जिद का सर्वे उस वक्त तशद्दुद में बदल गया जब सर्वे करने पहुंची टीम पर हुजूम के जरिए पत्थरबाजी की गई। वहीं पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि 4 दिन बाद जब शाही जामा मस्जिद का दोबारा सर्वे शुरू हुआ तो हलचल मच गई। सर्वे टीम के मस्जिद में दाखिल होने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजीना सिंह ने कहा कि फसादात के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। कोट कारवी के रिहायशी नईम, सराय तरीन के रिहायशी बिलाल और हयात नगर सराय तरीन के रिहायशी नईम की मौत हो गई है। कमिश्नर ने कहा कि डीएम और एसपी की मौजूदगी में सर्वे किया गया। जब सर्वे खत्म हुआ और टीम जाने लगी तो एक भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। इस दौरान पथराव भी शुरू हो गया और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए फोर्स ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही लाठीचार्ज भी की। उनका कहना है कि उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्लास्टिक की गोलियां चलाईं, लेकिन मंजरेआम पर आने वाली वीडियोस में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस वालों ने निशाने लगाकर असली बंदूकों से गोलियां चलाई और मुसलमानों को निशाना बनाया। इस दौरान दीगर मकामात पर भी गाड़ियों को नजरआतिश कर दिया गया। 3 से 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ की टांग में गोली लगी है। एसपी समेत 22 दीगर पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। तशद्दुद के बाद संभल तहसील में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नर्सरी से 12वीं तक के तमाम स्कूल को आज बंद रखा गया था। डीएम राजेंद्र पंसिया ने संभल जिले में 1 दिसंबर तक बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि मुलजमान के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी, रासों का लगाया जाएगा। संभल तशद्दुद के बाद सुबह सवेरे शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। शहर के तमाम बड़े चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई। शहर के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस तैनात है। बाजार और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं।
यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर सियासत भी होने लगी। इसी बीच कई ऑपोजिशन के लीडरान ने यूपी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने इस तशद्दुद के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। राहुल ने अपने एक्स हैंडल पर भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट की है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इंतजामिया ने बगैर किसी तहकीकात के जल्दबाजी में कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में बैठकर तफरीक, जबर और तकसीम फैलाने की कोशिश ना तो अवाम के मफाद में है और ना ही मुल्क के मफाद में। साथ ही इस वाक़े के बारे में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि संभल में मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग के वीडियो सीएम आदित्यनाथ और बीजेपी आरएसएस की सोची समझी साजिश का भयानक नतीजा जाहिर करते हैं। साथ ही कई लीडरान का कहना है कि इस तनाजुर में मोहन भागवत का वो बयान जहन में आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश करना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो फैल कर मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुआशरे में नफरत और तकसीम का जहर सुलगने पर तुला हुआ है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की चोरी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए संभल में हंगामा खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ बीएसपी सदर मायावती ने संभल में हंगामा आराई पर कहा कि सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह से जिम्मेदार है। यूपी के नगीना एमपी चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में रोका। वो संभल में मुतवफ़ी के अहल खाने से मिलने जा रहे थे। इंतजामिया ने संभल में बाहर के लोगों और लीडरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि संभल में फिलहाल दफा 163 लागू कर दी गई है। संभल के शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के हुक्म पर किए गए सर्वे के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हो गई, जिसको लेकर संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वह पुलिस की बर्बरता का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे। बताते चलें कि जियाउर रहमान बर्क ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मैं संभल के लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील करता हूं। सूरत हाल जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की बड़ी अदालतें और पार्लियामेंट इंसाफ देगा। जियाउर रहमान बर्क ने मजीद लिखा कि अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकेगा। मैं कल रात बंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में आया था। दूसरी जानिब पुलिस ने समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली जियाउर रहमान बर्क और मकामी एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ तशद्दुद भड़काने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा कि इस हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जमीयत इल्मा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मुस्लिम नौजवानों की हलाकत और तशद्दुद पर गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े के लिए रियासती हुकूमत और इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुस्लिम बिरादरी से अपील की है कि वो ज़िले में अमन और हम आहंगी बरकरार रखें। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि जहाँ तक अदालती कार्रवाई का ताल्लुक़ है तो जामा मस्जिद हमारी है। उसकी मीनार, दीवारें और गुंबद इस बात का सबूत हैं कि ये एक तारीख़ी मस्जिद है। हम कानून और मजबूत शवाहिद की मदद से उसका मुकाबला करेंगे और कामयाबी हमारी ही होगी। पटना के गांधी मैदान के वाक़े बापू सभागार में वक्फ प्रोटेक्शन और नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया गया। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ को जिंदा रखना हमारा मजहबी फर्ज है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और इंडियन मुस्लिम काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान इतवार को रामलीला मैदान में रैली नहीं कर सके। पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं दी, लेकिन वह रैली करने पर अड़े रहे। इस वजह से पुलिस ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान की जानिब से रैली मनसूख न करने की वजह से पुलिस ने रामलीला मैदान को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में फौजियों को भी तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा रामलीला मैदान से अजमेरी गेट की तरफ जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। यहाँ तक कि मकामी लोगों को भी यहाँ से सफर करने की इजाजत नहीं थी। मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम सिर्फ आइन के तहत पुरअमन रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। ये मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि हमारे हुकूक को दबाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 29वें अजीमुश्शान जलसे का एहतिमाम किया। मीटिंग का टॉपिक शरीयत और वक्फ की जायदादों की हिफाजत था। किया भव्य सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जिसमें कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों लोगों ने शिरकत की। बताते चलें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद के एक ग्रुप, ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल, जमात इस्लामी हिंद और दीगर समाजी और मजहबी तंजीमों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। इस इजलास के जरिए वक्फ एक्ट की मुखालिफत का इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा मरकजी हुकूमत के तहत मुस्लिम हुकूक और इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इजलास से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन ने कहा कि वक्फ एक्ट में तरामीम और इस्लामी शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर करने और अक़लियती बिरादरी को उनके हुकूक से महरूम करने की साजिश कर रही हैं। कायदीन ने कहा कि हम आइन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं जो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि वक्फ कवानीन आइन का अटूट हिस्सा है और इनमें कोई तब्दीली कबूल नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आज पहला दिन था। राज्यसभा में चेयरमैन और ऑपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। इसके साथ ही ऐवान की कार्यवाही 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। धनखड़ ने खड़गे को बताया कि हमारा आइन 75 साल मुकम्मल कर रहा है, उम्मीद है कि आप इसे हुदूद में रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरी शराकत भी 54 साल की है। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आप ये कह रहे हैं मुझे चोट लगी है। जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब लोकसभा की कार्रवाई भी मुकम्मल न हो सकी। अपोजिशन लीडर अडानी के मामले पर हंगामा करते रहे। ऐवान की कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस बार अडानी, मणिपुर तशद्दुद और ट्रेन हादसात पर सेशन में हंगामा होने के इम्कानात हैं। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी का मुतालबा किया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर भी टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जेपीसी चेयरमैन हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं दी जा सकती है, लेकिन वो मुसलसल हमारी बातों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी पर निशाना साधा और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वजीर आला आतिशी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपने पूरी दिल्ली को साफ कर दिया है। ये तल्ख तबसरा उनके दिल्ली के बुराड़ी असेंबली इलाके के दौरे के बाद सामने आया है। मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि बुराड़ी में सड़कों की हालत खराब है, गलियों में बदबूदार पानी भरा हुआ है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बुराड़ी की हालत जहन्नुम से भी बदतर है। वहीं आतिशी ने एक्स पर लिखा कि कल से दिल्ली के वजीर झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे बदउनवानी की FIR हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा कि ये FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे CM और LG दोनों ने 2 बार और विमेन कमीशन का सदर मुकर्रर किया। केस पूरी तरह से फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब सच सामने आ जाएगा तो सभी अपने परिवारों से भी नजरें ना मिला पाएंगे। साथ ही कहा कि तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ की है। मस्क ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 64 करोड़ वोट गिनकर इलेक्शन के नतीजे सुना दिए हैं, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी 5 नवंबर को हुए इलेक्शन की गिनती जारी है। बता दें कि मुल्क में 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड की असेंबलियों समेत 13 रियासतों में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की गिनती हुई थी। मस्क ने इसी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। उन्होंने एक्स पर हिंदुस्तान की वोटों की गिनती की तारीफ करते हुए पोस्ट की। इस पोस्ट में सवाल उठाया गया कि हिंदुस्तान ने एक दिन में 64 करोड़ वोट कैसे गिन लिए। मस्क ने एक और पोस्ट शेयर की जिसमें यूजर ने लिखा था कि भारत ने एक दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती की और कैलिफोर्निया 18 दिनों से 15 मिलियन वोटों की गिनती कर रहा है। मस्क ने इसे उदास करार दिया है। बताते चलें कि अमेरिका में ज़्यादातर वोटिंग पेपर बैलेट या ईमेल बैलेट के जरिए की जाती है और 2024 के सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5% इलाकों में वोटिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी हालत में गिनती में काफ़ी वक्त लगता है। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है और यहाँ 3.9 करोड़ लोग रहते हैं। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में 1.6 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। वोटिंग के 2 हफ्ते बाद भी तकरीबन 3 लाख वोटों की गिनती होना अभी बाकी है, जिसको लेकर अब इलॉन मस्क ने एक पोस्ट शेयर करते हुए इसे अफसोसनाक बताया है। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंद में ठंड अपना असर दिखा रही है।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दियों का एहसास होने लगा है। इसी बीच महकमे मौसम ने कुछ रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आलूदगी के बाद अब सर्दी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक मौसम का अंदाज बहुत बदल जाएगा और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ई होगी। IMD के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। सर्दी बढ़ने से आलूदगी की सतह में कदरे कमी आई है। आज दिल्ली का AQI 278 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत नीचे आ गया है और कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। पुंछ और राजौरी अजला की तरफ जाने वाली कुछ सड़कें पहले ही बंद कर दी गई थी। जो लोग पहाड़ों पर सफर करने का शौक रखते हैं वो 30 नवंबर से पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड जैसे मकामात पर जा सकते हैं। 30 नवंबर को रात गए ऊंची चोटियों और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने के इम्कान हैं। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के अगले CM बनने की पूरी उम्मीद है। मालूमात से पता चला है कि देवेंद्र फडणवीस के CM बनने से महायुति इत्तेहाद को कोई एतराज नहीं है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के उनके साथ मुमकिन इक़्तिदार की तकसीम के इंतजामात में शामिल होने से एक वजीर आला और 2 नायब वजीर आला का पुराना फार्मूला दोबारा शुरू हो सकता है। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं ताकि वो BJP के लीडरान से अहम मुलाकातें कर सकें। मीटिंग के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि फडणवीस वजीर आला बनेंगे या नहीं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को नायब वजीर आला बनाया जाएगा। शिंदे को शहरी तरक्की की अहम वजारत दी जाएगी। UD के साथ साथ उनकी पार्टी को अहम वजारती ओहदे भी सौंपे जा सकते हैं, जिसमें 10 से 12 काबीना के ओहदे शामिल हो सकते हैं। शिवसेना के अंदर के एक धड़े का ख्याल है कि शिंदे, जिन्होंने लाडली बहन स्कीम मुतारिफ कराई थी और अपने 2.5 साल की मियाद के दौरान बतौर वजीर आला अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था, उन्हें एक बार और मौका मिलना चाहिए। इस मुतालबे ने कुछ तनाव पैदा कर दिया है क्योंकि शिंदे के हामी उनके आला ओहदे पर बहाली की वकालत कर रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।